Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning. I am Unnati Mittal and today I will explain the chapter 2 Units and Measurement of class 11 Physics. नोट्स की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तुम्हारा पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी. सिंपल वर्ड्स में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी जो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है. डेफिनेशन देख लेते हैं. Any number that is used to describe a physical phenomenon quantitatively is called physical quantity. Now, types of quantity. There are two types of quantities: fundamental physical quantities and derived physical quantities. Fundamental क्या होती हैं? जो बेसिक होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं. जैसे कि हमारा लेंथ, टाइम, मास, ये 7 टाइप्स की होती हैं. अभी आगे पढ़ेंगे हम. Now, derived quantities. डिराइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल से डिराइव होकर आती हैं वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं. जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी. जैसे कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है? मीटर क्यूब. और मीटर क्या होता है? लेंथ होती है ना मीटर. लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो हमारा वॉल्यूम मीटर क्यूब में. तो मीटर में वो जो इससे डिराइव होकर आ रहा है वो हमारी डिराइव क्वांटिटी होती है. अगर हम डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम. मास केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब. तो केजी पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो किस में आ रहा है? फंडामेंटल में. आगे देखते हैं. जैसा कि मैंने बताया 7 टाइप्स की आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसकी यूनिट देख लीजिए. लेंथ की होती है मीटर, हमें पता है. मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. सिंबल याद रखिएगा कि कौन कब कहाँ कैपिटल आएगा और कब कहाँ स्मॉल आएगा. जैसे कि मीटर में हमारा स्मॉल एम है, केजी सेकेंड, एम्पियर में हम कैपिटल ए लिखेंगे, केल्विन में कैपिटल के, और जो कैंडेला होता है उसमें कैपिटल सी और डी स्मॉल में. और मोल में हम MOL ही होता है, लेकिन हम इसका सिंबल जो है वो MOL होता है. ठीक है, यूनिट तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट चाहिए वो ही हमारा यूनिट है. ठीक है, टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कम्प्लीटली हमें 2 बातें पता होनी चाहिए. क्या? एक तो उसकी यूनिट जिसमें हम उसे मेजर कर रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स में वो यूनिट कंटेन है उस क्वांटिटी में. जैसे कि हम एग्जांपल देख लें. 1 किलोमीटर, तो 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोमीटर क्या है? यूनिट. ऐसे ही 1000 मीटर है तो 1000 उसका 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर यूनिट. टाइप्स ऑफ यूनिट देखें तो वो भी 2 टाइप्स की है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स. और एक और होती है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये भी बेसिक यूनिट्स होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं रहती हैं. जैसे कि यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. वही 7 यूनिट्स: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. नाउ डिराइव्ड यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होकर आती हैं वो हमारी डिराइव यूनिट. जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है क्वांटिटीज में. जैसे यूनिट ऑफ एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी क्या है? हमारी डिराइव्ड यूनिट्स. मतलब कि जो भी फंडामेंटल, उन 7 फंडामेंटल के अलावा जो भी यूनिट्स होती हैं वो सारी डिराइव यूनिट्स होती हैं. लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं वो क्या होता है? डायमेंशन लेस यूनिट्स होती हैं. क्या होती हैं? डायमेंशन लेस यूनिट्स होती हैं. तो हमारा इसमें हमारी 2 यूनिट्स आती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन, और सिंबल है RAD. और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, जिसे हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं. प्लेन एंगल तो हमने देखा ही है. जैसे कोई भी एंगल है हमारे पास, तो ये हमारा प्लेन एंगल हो गया. ठीक है, और सॉलिड एंगल जैसे अगर हमने प्लेन एंगल किसी भी सर्कल में से निकाला है कोई एंगल, इसका सेंटर है, तो ये हमारा कोई एंगल हमने अगर किसी सर्कल में से निकाला है तो वो प्लेन एंगल है. और अगर हम किसी स्फीयर में से निकालते हैं, तो जो एंगल निकल के आता है वो हमारा सॉलिड एंगल है. जैसे कि आप ऐसे याद रखिए कि अगर हम किसी भी, जैसे कि वाटरमेलन है, वाटरमेलन में से हमने कोई कॉनिकल शेप में निकाला,
तो उसका जो एंगल मेजर करेंगे वो क्या हो गया हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 टाइप्स में है, CGS सिस्टम, FPS, MKS और SI सिस्टम। CGS में क्या आता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। FPS ब्रिटिश में ज़्यादा यूज होता था, फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो SI सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब उसे ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि वो फ्रेंच में एक टर्म था, सिस्टम है इंटरनेशनली, इसलिए इसे SI सिस्टम लिखा गया। दिस सिस्टम कंटेन 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम खत्म हो गए। अब एक नोट है, ध्यान रखिएगा, डाइन। डाइन किस में होता है, CGS सिस्टम में, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। डाइन है, डायन नहीं है। बहुत से बच्चे इसे डायन बोल देते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को फिजिक्स डायन जैसी लगती है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ न्यूटन। न्यूटन हमारा MKS में हम निकालें तो मीटर, किलो, सेकंड इसमें निकलेगा। जूल केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अर्ग ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं न्यूटन और डाइन का। तो 1 न्यूटन किस में होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। अब हमें इसे डाइन में कन्वर्ट करना है, तो डाइन किस में होता है, CGS सिस्टम में। तो हम इसे CGS में कन्वर्ट करेंगे तो kg 10 क्यूब ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 10 स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों का बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी, 3 + 2 ग्राम, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो जूल वर्क डन की यूनिट होती थी, वो हम निकालेंगे, वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की ना, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये गया, ठीक है। किसी को समझ ना आया हो तो हमारी जूल निकल आया। अब जूल को हम किस में चेंज करना है, अर्ग में कितना होता है, तो जूल kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसे अर्ग में चेंज करेंगे तो इसे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, CGS सिस्टम में चेंज कर देंगे मतलब। तो ये ग्राम में हुआ, 10 क्यूब मीटर का 10 स्क्वायर, और ये स्क्वायर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसकी पावर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। वैसे तो मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, लेकिन अगर हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो जो रेंज होती है एवरेज लेंथ की जो, तो फ्यू मीटर्स में हमारी क्या होती है, 10 की पावर -5 मीटर तक हम डायरेक्ट मेथड से मेज़र कर लेते हैं, जो जैसे कि मीटर स्केल का यूज़ करके, बर्नियर कैलिपर्स का, या फिर स्क्रू जॉज का, या फिर स्फेरोमीटर का। और जो लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल एटॉमिक साइज वाले डिस्टेंस हमें मेज़र करने होते हैं डिस्टेंस, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले हम लार्ज डिस्टेंसेस के लिए देख लेते हैं। तो लार्ज डिस्टेंसेस जैसे कि द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से प्लैनेट और स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, पैरेलैक्स मेथड। टू मेजर द डिस्टेंस d ऑफ अ फार अवे प्लैनेट p, जैसे कि ये हमारा, मान लीजिए ये प्लैनेट हमारा p है, ठीक है, यहाँ पे, और हमें ये डिस्टेंस निकालना है। हम एक यहाँ से देख रहे हैं और एक यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है यहाँ से d तक का, ठीक है, ये वाला। तो उसके लिए हम ये पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। ये पढ़ लीजिएगा आप पूरा, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अब आप इसे पढ़ लीजिएगा, पढ़ के समझ में आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला निकल के आएगा, डिस्टेंस बेस अपॉन थीटा। थीटा क्या था, ये जो एंगल बन रहा था ना यहाँ पे, ये थीटा था हमारा, और ये फाई का सिंबल है। थीटा इज इन रेडियन, ओके।
तो अब हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, जैसे कि साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। लार्ज डिस्टेंसेस हमने पढ़ लिया, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो था अर्थ से प्लैनेट का, ठीक है। अब हम साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है ऑयलिक एसिड का। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड लेंगे, जिसको हम 20 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब एल्कोहल में डिसॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो इसका ये सॉल्यूशन बना 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड और 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल का, उस सॉल्यूशन का हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे और उसको 20 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब में एल्कोहल में हम डिसॉल्व कर देंगे। आई रिपीट, पहले हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड लेंगे और उसको हम 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल में डिसॉल्व कर देंगे। फिर उसके सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन बना उसका हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन आया उसका क्या बना, 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड। हमने 2 बार लिया ना अल्कोहल को, 20 इंटू 20, तो हमारा 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड बन गया। अब हम पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, NB। इसमें n क्या है हमारा, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन दी वाटर, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, NB इंटू 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, अब हम एक बीकर लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे और उसमें लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे और फिर 1 ड्रॉप किसका डालेंगे, सॉल्यूशन का, उस वाटर में। लाइकोपोडियम पाउडर क्या करता है, जो ऑयलिक एसिड है उसकी लेयर को अलग कर देता है उस सॉल्यूशन में से, ठीक है। फिर हम उसकी जो थिकनेस है उसको मेजर कर सकेंगे। तो अब हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम जो आ गया वो आ गया T इंटू A। तो हमें अब थिकनेस निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म और एरिया अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म। तो T इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द फिल्म क्या है हमारा, NB, और सॉरी NB अपॉन 20 इंटू 20 या 400 सेंटीमीटर इंटू A सेंटीमीटर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NB अपॉन 400 E। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमारा T क्या था, थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड इन वाटर, V वॉल्यूम और एरिया ऑफ द फिल्म। अब आते हैं मास एंड वेट पे। तो हमारा मास क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, और हमारा वेट क्या होता है कि कितना फोर्स लग रहा है उस मास पे ड्यू टू द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मास के कुछ पॉइंट है कि हमारी ऐसा यूनिट किलोग्राम की होती है। मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हम एवरीडे लाइफ में कैसे कॉमन बैलेंस से का यूज़ करके हम उसे मेज़र करते हैं, और ऐसे ही है वेट के बारे में। अब हम आते हैं रेंज ऑफ मास। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वेट और मास में डिफरेंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 9th क्लास में पढ़े हैं ना, तो 9th वेट और मास में जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये बताइए कि प्लैनेट टू प्लैनेट किसका मास चेंज होता है या वेट चेंज होता है, ठीक है। अब आते हैं हम रेंज ऑफ मास में। तो मास की जो डिफरेंट बॉडीज की अलग अलग हो जाता है, वाइड रेंज बिटवीन द ऑब्जर्व मास ऑफ द यूनिवर्स ऑफ दी 10⁻55 kg से लेके एंड द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻30 kg तक रेंज है मास की। और बाकी आपके उसमें NCERT बुक में पूरी आई थिंक वो दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, उसे पढ़ लीजिएगा कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो एक्यूरेसी क्या होता है, मतलब एक एक्यूरेट अमाउंट आना, मेजर हो गया एक्यूरेट अमाउंट आना। और प्रिसीजन, प्रिसाइज अमाउंट मतलब उसके क्लोजनेस, क्लोज आप पहुंचना। जैसे कि हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट का वेट है हमारे पास 12 kg, ठीक है, या 12.5 kg,
तो हमारा जैसे 12 kg है, तो 12 kg तो उसका एक्यूरेट हो गया कि हमें पता है ये 12 kg ही है। अब प्रिसीजन में हो सकता है कि 12.1 आए। अगर बोलते कि हम 12.1 kg आ रहा है, 12.2 kg आ रहा है, तो वो क्या है, उसकी प्रिसाइज वैल्यू है, या 11.9, तो उसकी प्रिसाइज वैल्यू है, तो वो होता है हमारा प्रिसीजन। ठीक है, अब आते हैं एरर्स। एरर मतलब समझ रहे, कोई मिस्टेक। तो हमारे पास बेसिकली एरर जो है 3 टाइप्स में कैरेक्टराइज्ड है, सिस्टमैटिक, रैंडम एंड लीस्ट काउंट एरर्स। समझ रहे हैं हम, सिस्टमैटिक है तो मतलब कोई भी सिस्टम से रिलेटेड कुछ एरर्स होंगी, तो सिस्टमैटिक एरर्स हमारी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, वो एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहे हों, वो हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, तो ऐसे एरर जो कि अराइज होते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, मतलब कि और जैसे कि इन अदर, और चेंज इन अदर फिजिकल कंडीशन। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल है थर्मामीटर वाला, उसमें थर्मामीटर आर्मपिट पे लगाया, तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है और जो उसमें आर्मपिट से जो टेम्परेचर बताएगा उसमें कुछ अलग आएगा। और अगर हम बाहर के टेम्परेचर और कंडीशन को, फिजिकल कंडीशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारा कौन सा एरर आ जाता है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, ये वाला एरर हमारे में आ जाता है। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर किसकी वजह से अराइज होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेल्फिंग ऑफ एपरेटस, एपरेटस को ठीक से ना लगाना, और इंडिविजुअल केयरलेसनेस, और अपनी ही गलती के अलावा। जैसे कि अगर आपने देखा हो वोल्ट मीटर और जो हमारा अमीटर होता है उसमें पैडलेक्स मिरर लगा होता है, अगर नहीं देखा हो तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा, पैडलेक्स मिरर लगा होता है। अगर हम उसे सामने से देखते हैं तो हमें एक्यूरेट उसकी मेजरमेंट मिल जाती है, लेकिन अगर हम कोई बंदा उसे साइड से देख रहा है तो जो उसका निडल है, जैसे आप अगर वो भी देखते होंगे क्लॉक, तो अगर आप साइड से देखेंगे तो जो उसकी निडल है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ दिखेगी, तो वो किसकी वजह से एरर हो जाता है, इंडिविजुअल केयरलेसनेस की वजह से। नाउ हमारा सेकंड एरर है रैंडम एरर, जो एक रैंडमली एरर हो जाए, मतलब कि एक अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस जो बीच में, जैसे कि कभी एकदम से वोल्टेज सप्लाई अलग हो गई, टेम्परेचर बदल गया, तो वो क्या है, रैंडम एरर है हमारा। नाउ लीस्ट काउंट एरर, स्मॉलेस्ट वैल्यू आना जिसको हम मेजर कर सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, वही हमारा लीस्ट काउंट एरर है। स्मॉलेस्ट वैल्यू आना वही है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लीस्ट काउंट एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर है, कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, और इधर स्पैरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर है। तो लीस्ट काउंट एरर लीस्ट किसमें है, इसमें। लीस्ट काउंट एरर्स फॉल अंडर बोथ कैटेगरी, सिस्टमैटिक में भी और रैंडम एरर में भी। और हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, तो अगर हायर प्रिसीजन वैल्यू हो तो एक तरीके से ये कम हो सकता है वाला एरर, और दूसरा रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, बार बार उसको निकालना, रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन से भी एरर हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम हो सकता है। अब ये ग्रॉस एरर्स, ये आपकी बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आप देख लीजिए, छोटा सा ही है। जो एरर जो कि ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस से अकर होते हैं उन्हीं को हम ग्रॉस एरर्स कहते हैं। ठीक है, नाउ मेन टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। आपको इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स, मतलब जो टॉपिक्स आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, वो हैं, एक तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, और एक यही है हमारा एक्यूरेसी प्रिसीजन जो पीछे पढ़ा था, और एरर्स। ठीक है, और एक हमारा डायमेंशंस जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक तो मतलब कि वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। सपोज हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पहले कुछ और आई, फिर कुछ और आई, फिर कुछ और, ऐसे जैसे कि ये पेन है, तो पहले इसकी अगर हमने मेजरमेंट किया तो 10 आया, फिर 10.2 आ गया, 10.2 सेंटीमीटर आ गया, तो ऐसे कर करके फिर हमें, इसलिए हम इसका एक एवरेज निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो ए मीन सिग्मा, जैसे यही देख लीजिए, A1 + A2 अपॉन n, द एब्सोल्यूट एरर आर मेजर्ड वैल्यूज इज गिवन।
डेल्टा A1 इजिकल्स टू, हम अगर ए मीन में से A1 जो हमारा मीन है उसमें से हम A1 पहले माइनस करेंगे, फिर A1 में से A2, ऐसे कर करके हमारा AN तक हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी सारी। वेयर A1 A2 AN ये सब क्या है, हमारी मेजर्ड वैल्यूज है। ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या होता है, फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर is taken as the final or mean absolute error of the value of the physical quantity A. It is represented as delta A mean. तो हमने वहाँ पे पीछे A mean निकाल लिया था, तो हम delta A mean है। ये हमने जो उधर पीछे डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN तक जो इतनी वैल्यूज निकाली हैं उन सबको प्लस करके अपॉन n, तो हमारा डेल्टा A mean निकल आएगा। ये हमारा एवरेज आ जाएगा। अब आते हैं रिलेटिव एरर पे। रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का ट्रू वैल्यू के साथ। मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आया, उसका ट्रू वैल्यू क्या थी हमारी ए मीन, उसके साथ जो हमारा रेशियो आएगा वही हमारा रिलेटिव एरर होता है। परसेंटेज एरर, परसेंट कितना परसेंटेज में वो निकल के आ रहा है वो हमारा परसेंटेज एरर होता है। तो वो क्या होता है, डेल्टा ए मीन अपॉन मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100%। तो हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, लेट टेक एनी 5 रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। 5 रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये है पांचों, हमें इसका परसेंटेज एरर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो हम निकालेंगे, तो पहले हम आज का मीन वो निकालेंगे, मीन ट्रू मीन निकालेंगे। तो ये पांचों को हमने प्लस करके अपॉन 5, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम एब्सोल्यूट एरर में निकालेंगे सबका अलग अलग डेल्टा, जैसे डेल्टा A1 डेल्टा V1, तो हमने कैसे निकाला था, जो हमारी ट्रू वैल्यू थी उसके साथ हमने A1 को माइनस किया, तो ऐसे करके हमारी ये निकल के आई ट्रू वैल्यू निकल के आई 1.03। उसके साथ हमने पहले इसको माइनस किया, फिर V में, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो वैसे हमारे पास पांचों निकल जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो हमारे पास वो पांचों वैल्यूज आ गई, उन सबको हम प्लस करके अपॉन 5 कर देंगे, तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आया, 0.01। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आया, 0.01, और हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या थी 1.03। इसका करके आया तो ये आ गया। अभी रिलेटिव एरर आ गया हमारे पास, हम राउंडिंग ऑफ करके इतना ही लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ के रूल्स आ गए, हम आगे देख लेंगे उसको। परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो ऐसे करके निकाला, इनटू 100, 1% आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे। तो एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। तो अगर हमारे पास कोई z क्वांटिटी है, उसका हमें सम और डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास जो हमारी डिफरेंस 2 क्वांटिटीज है a एंड b, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं z इजिकल्स टू a प्लस बी और z इजिकल्स टू a माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, मेनली डेल्टा z से लेके, जैसे कि देखें तो z के ऊपर भी डेल्टा z से ऊपर कुछ नहीं आ सकती और ना ही डेल्टा z से नीचे कुछ आ सकती। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा z और a की कितनी आ सकती है, डेल्टा a, और b की डेल्टा b। तो हम इसको निकालते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, फॉर एडिशन, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा z है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a का निकालेंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a, और एडिशन में है तो प्लस
फिर b प्लस माइनस डेल्टा b। तो हम इसे ऐड कैसे करेंगे ये देख लीजिए। पहले हम ये डेल्टा वाले बाद में, पहले ये सिंगल सिंगल वाले a प्लस b को हम आगे ले लेंगे, प्लस माइनस अब ये डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन हो गया। और डिफरेंस कैसे करेंगे, सेम डिफरेंस करेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस का साइन आ गया बीच में, अब डिफरेंस कर रहे हैं हम इसलिए, और b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ऐसे ही हम a माइनस भी आगे ले लेंगे और प्लस माइनस में डेल्टा a, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस डेल्टा b। प्रोडक्ट में सेम है, z हमारे पास एक्सप्रेस करेंगे हम z को, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, और इसको हम इंटू लगा देंगे यहाँ पे। तो हम इंटू ऐसे ए बी को आगे ले लेंगे, पहले ए बी का इंटू हो गया, फिर ए बी का हम ए का डेल्टा बी से हम इंटू करेंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय ए बी। तो अब हम इन सबको ए बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये z को हम ए बी लिख सकते हैं, तो z हमारा ए बी हो गया। ठीक है, ए बी अपॉन ए बी 1 ये। और हाँ, हम इसमें ए बी से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा बी ये तो एरर है, तो एरर तो बहुत छोटा होता है, बड़ा तो आएगा नहीं, तो एरर बहुत छोटा है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ये नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, मतलब समझ लीजिए 0 के बराबर हो गया। तो हमने ए बी से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया। अब z को जो हमारा z है वो हमारा ए बी के इक्वल है, जैसे कि एडिशन में z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी था, तो मल्टीप्लीकेशन में z इज इक्वल्स टू ए बी हो गया। ठीक है, तो हमारा जो z है, तो अब ये ए बी से भी कट गया 1, z का ये यहाँ पे। ठीक है, अब आप इधर से ये 1 से 1 तो कट गया, बचा ये, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, इन केस ऑफ पावर, तो पावर में नॉर्मली P, Q और R। ये एग्जाम्पल है बुक का, इसे कर लीजिएगा, ये आ जाता है टेस्टों में, इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी एनसीईआरटी का 13th वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर निकालना था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इन द मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी द डिजिट्स मेजर एक्यूरेटली एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये इसके रूल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएंगे सारे रूल्स, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। क्या देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मतलब लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि मेरे पास है 334.5 kg और 23.45 kg। ठीक है, तो इसमें डेसिमल प्लेस किस पे कम है, 0.5, एक डेसिमल प्लेस है ना इसमें। तो हमने से सॉल्व किया, तो हम इसके कहाँ तक लिखेंगे, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक, तो 357.9 kg, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन में हमारा लीस्ट, हम डेसिमल प्लेसेस नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे ये एग्जांपल है फोर्स का, तो वर्क और हमें वो दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हमने इनटू किया तो हमारे पास ये आया। ठीक है, अब हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है ना, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितनी है, 1 2 3, इसमें 3 है, 1 2 3 4, इसमें 4 है, तो मिनिमम किस में है, ये 3, तो हम इसे 3 तक देखेंगे, 1 2 3, तो 0.01। अब आपने राउंडिंग ऑफ, हम आगे पढ़ेंगे भी, तो अगर 5 से कम होती है तो हम उसे अनचेंज रहने देते हैं, तो ये अनचेंज रहेगा, तो 0.01 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या हमारा राउंडिंग ऑफ के रूल्स।
पढ़ लीजिएगा। अब डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मेन टॉपिक शुरू हो गया। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स to which the fundamental units are raised in order to obtain the described units of that quantity। हमारे पास बेसिक यूनिट कौन सी होती है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? किलोग्राम को हम एम से, एम्पियर ए, मीटर एल, मोल, सेकंड टी, केल्विन के और थीटा, कैंडेला सी डी। ठीक है, नोट देख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी में हैव अ नंबर ऑफ यूनिट्स बट देयर डायमेंशंस वुड बी सेम। फिजिकल क्वांटिटीज के पास कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकती है लेकिन उसकी डायमेंशन सेम ही रहेगी। जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकंड की सबकी एम एल 1 टी 1 यही रहेंगी, मीटर पर सेकंड हो चाहे किलोमीटर, सबकी सेम रहेंगी। और डायमेंशन किस पे डिपेंड नहीं रहती है? क्वांटिटी की यूनिट पे डिपेंड नहीं रहती है। अब आते हैं हम डायमेंशनल इक्वेशन पे। जब डायमेंशनल फॉर्मूले को इक्वेटेड किया जाता है टू इट्स फिजिकल क्वांटिटी में तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे कि फोर्स क्या होता है हमारा? एम ए। तो अब हम इसकी डायमेंशनल इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगी? फोर्स एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन। तो उसके लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सीलरेशन का निकालें। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले मैं आपको वेलोसिटी का निकाल के दिखाती हूँ। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस किस में होगा? एल, टाइम टी, तो हमारा किस में आ जाएगा? एल टी माइनस 1। हमेशा से ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला को। सॉरी, कैमरा थोड़ा इधर हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला को हम हमेशा इस ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और अगर हम इसे और डिटेल में लिखे तो ऐसे, एम 0 मास तो है नहीं है, एल 1 टी माइनस 1। ओके, नाउ अब हम एक्सीलरेशन का निकालें। चेंज इन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी का हमने निकाल लिया, एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम हो गया। अब ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एल टी माइनस 1 एल टी माइनस 2। तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। अब हम फोर्स का निकालें तो फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास हो गया एम और एक्सीलरेशन हो गया एल टी माइनस 2। तो हमारा ये बन गया एम एल टी माइनस 2। ठीक है, तो निकल गया। ऐसे हम एनर्जी का निकाल लेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर एनर्जी का निकल आया। अब इम्पॉर्टेंट व्यूज देख लेते हैं। प्योर नंबर और प्योर रेशियो जो है डायमेंशन लेस होता है। जैसे कि 1 2 पाई लॉग एक्स ई एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको कैसे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद है? ये याद तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक में, साइन कॉस थीटा, सॉरी साइन कॉस 10। अब इसका हम शॉर्ट में याद कर लें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये हमारा हो गया साइन कॉस 10। तो हमारे पास साइन है, साइन क्या होता है हमारा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भी लेंथ होगी, एल भी लेंथ होगी, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हमारा डायमेंशन लेस हो गया। ऐसे ही कॉस भी होगा, कॉस थीटा, तो वो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों क्या होगी? लेंथ अपॉन लेंथ, वो भी कट जाएगी। तो इसलिए ये जो होते हैं प्योर नंबर और प्योर रेशियो हमारे क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हैव यूनिट, उनकी यूनिट हो सकती है जैसे कि एंगल और सॉलिड एंगल। मैंने बताया था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है और उनकी यूनिट क्या होती है? सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन और प्लेन एंगल की रेडियन। थर्ड है द मेथड ऑफ अ डायमेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिराइव द फॉर्मूला इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे अगर डिपेंड होगी कोई फॉर्मूला तो
उसे अप्लाई नहीं किया जाता है ड्राइव करने में फॉर्मूले के लिए। टू ऑब्टेन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, उसका प्रोसीजर क्या होता है देख लेते हैं। पहले हमें फॉर्मूला लिखना होता है, जैसे कि मैंने लिखा पहले फोर्स वेलोसिटी निकाला तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। नाउ चेंज डिराइव यूनिट्स इनटू द फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था तो मैंने पहले इसको फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ में चेंज किया, ठीक है, और टाइम टी में। थर्ड क्या है मेरा, एट लास्ट सॉल्व द इक्वेशन एक्सेप्ट गिवन क्वालिटी, क्वांटिटी सॉरी। ओके, अब मैंने अपनी इस नोट्स में 30 डायमेंशंस फॉर्मूला लिखे हैं, आप देख लीजिए। फोर्स का मैंने बता ही दिया, वर्क का पीछे है ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लिखते हैं, पावर, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, आपकी एनसीईआरटी बुक में पीछे है। अब मुझे पेज नंबर याद नहीं है, लेकिन आप बुक में देखिएगा पीछे पेजेस में मिल जाएगा आपको, पूरा उसमें चार्ट दे रखा है इसका। ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मेन है, मैं आपको इसको सॉल्व करा देती हूँ एक बार। तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू G मास 1 इंटू मास 2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होता है, रेडियस, जो दो प्लैनेट्स के सेंटर से रेडियस जो जाती है, ये वाली रेडियस को हम कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि पहला प्रोसीजर क्या है, हम इसे उसके फॉर्मूले में लिखेंगे, तो ये होगा डिस्टेंस, हमें ग्रेविटी निकालनी है तो हम जी को इधर ले लेंगे, तो ये ग्रेविटी इधर आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, फोर्स इधर आ जाएगा, फोर्स R स्क्वायर ऊपर आ गया, तो डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास 1 इंटू मास 2, अब ये ग्रेविटी इधर गया, F इधर आ गया, R स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और मास दोनों नीचे आ जाएंगे। अब हम इसको इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखते हैं। फोर्स का क्या बताया, पीछे हमने निकाला है MLT-2, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन M, ठीक है। तो लिखते हैं हम, एक M से तो ये M कट ही गया, इधर क्या बचा, M ऊपर आ जाएगा तो ये -1 L3T-2, तो ये हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया, कि आ जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिएगा, और आपकी बुक में भी है, और नोट्स की PDF तो मैंने बता ही दिया कि डिस्क्रिप्शन में है लिंक, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। ओके, अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो S L है, S क्या है, डिस्टेंस, L हो गई, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, हाफ को हम नहीं लेते हैं, प्योर नंबर नहीं लेते ना, पीछे देखा था, एक्चुअली प्योर नहीं है, सॉरी। तो U हमारा क्या है, वेलोसिटी, LT-1 इंटू T प्लस हाफ नहीं लेंगे हम, ग्रेविटी का जो है LT स्क्वायर और T स्क्वायर, तो हमारा ये देखो L इक्वल ही आ रहा है ना, तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा क्या है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब ये कुछ कैटेगरीज है फिजिकल क्वांटिटीज की जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, और डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। और डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, और डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या होता है, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपकी बुक में भी नहीं है टॉपिक। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ द वेरियस टर्म्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द रिलेशन आर दी सेम। तो इसकी एप्लीकेशन, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन।
टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, कन्वर्ट करना फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर, एक से अनदर दूसरी में कन्वर्ट करना फिजिकल क्वांटिटी को। एक तो ये यूज है, जैसे कि हम एग्जांपल में पीछे पूरा देख लेते हैं। N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, इसे कन्वर्ट करेंगे। P इज इक्वल्स टू N1M1A, ये हो गया। सिमिलरली हमारा N2 का भी हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम इन दोनों को लगा दें यहाँ पे, तो N1 ये और N1 ये, तो N2 इज इक्वल्स टू N1, हमें N2 को N1 में चेंज करना है ना, तो N2 इधर आ गया, तो N1 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 का A, L1 अपॉन L2 का A, इज इक्वल्स टू नहीं, T1 अपॉन T2 का C, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल आ गया। सेकंड क्या है, करेक्टनेस चेक करना फिजिकल रिलेशन में। ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल के जैसा ही है, जैसे कि हाफ एम, नहीं सॉरी वो अलग है, ये अलग है। हाफ MB² इज इक्वल्स टू MGH, हमें देखना है कि दोनों सही है कि नहीं है। तो हाफ MB² का ही डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया, MGH का ये हो गया, तो LHS इसका भी RHS इक्वल आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है, एस्टेब्लिश अ रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना। ये टेस्टों में आ जाती है, NCERT में नहीं है लेकिन साइड बुक्स में है, तो आप देख लीजिएगा। एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन T से टाइम हो गया, मास ऑफ बॉब, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो बॉब होता है उसका मास है M, लेंथ ऑफ थ्रेड L, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। लेट अस सपोज दैट द टाइम पीरियड T डिपेंड्स ऑन लेंथ रेज़ टू पावर A। ऐसी मास जो लेंथ है वो मास जो है वो A, L, B और G, C। तो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारा K कांस्टेंट आ गया। तो अब क्या हो गया, T इज इक्वल्स टू MA बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज, तो ML और ग्रेविटी का LT-2, और T को भी हमने चेंज कर दिया ऐसे पूरे में, जो हम ठीक से लिखते हैं ना पूरा ब्रैकेट में ML T लिखे, तो वो हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे A B की वैल्यू, तो A 0 के इक्वल है, B प्लस C 0 के इक्वल है, और -2C हमारा -2C किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। सॉल्विंग दीज इक्वेशन हमारे पास A 0 आ गया, C -1/2 और B 1/2। अब इसको हम A B और C की जगह पे लगा लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा M 1/2 को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट खोलते तो 1/2 चढ़ता है ना, ग्रेविटी 1/√G, ठीक है। यहाँ से सॉल्व हो गया। K को हम 2π में एस्टिमेट लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या होती है देख लेते हैं। It supplies no information about dimensionless constant. They have to be determined either by experiment or the mathematical investigation. हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऐवे ही नहीं बता सकते, हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा या फिर मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ये मेथड सिर्फ पावर फंक्शन के केस में ही एप्लीकेबल है, बाकी एक्सपोनेंशियल और टेक्नोमेट्रिक रिलेशन में ये नहीं है, डायमेंशन लेस हो जाता है, जैसे मैंने बताया साइन थीटा में। It fails to have a relation which contains two or more than two quantities of like nature. दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज आ जाती हैं तो ये नहीं हो पाता। It can only check whether a physical relation is dimensionally correct or not. It can't tell whether the relation is absolutely correct or not. ये तो बता देता है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, लेकिन ये नहीं बताता कि वो परफेक्टली करेक्ट है या नहीं। और इट कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल द फैक्टर्स ऑन विच द गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन। और ये सारी आइडेंटिटीज, जो फैक्टर्स की सारी आइडेंटिटीज को डिस्क्राइब नहीं करता है, सिर्फ जिस पे वो डिपेंड होती है उन्हीं को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे नोट्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको समझ में आए हों और अच्छे लगे हों मेरे नोट्स, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरा चैनल। और